क्वेश्चन नंबर 57, इफ ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलस राइट ट्रायंगल राइट एंगल एट C। कह रहा कि ABC एक आइसोसेलस राइट ट्रायंगल है और राइट एंगल जो बन रहा है वो C पे बन रहा है। यहाँ पे फिगर में देखिए राइट एंगल C पे बन रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा C और A को आप यहाँ पे ले लीजिए और B को यहाँ पे ले लीजिए, तो ABC एक आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब देखिए एंगल C के सामने ये तो हाइपोटेनस होगा, तो ये तो साइड किसी के इक्वल हो नहीं सकता, जब भी होगा तो ये दोनों आपस में इक्वल होगा, क्योंकि आइसोसेलस में क्या होता है दो साइड आपस में इक्वल होता है और हाइपोटेनस तो कभी किसी के इक्वल होगा नहीं, तो जब होगा तब यही दोनों आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पे हो रहा है देन, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे बाई पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, तो एंगल सी के सामने ए बी हाइपोटेनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इक्वल टू, देखिए अगर आप चाहिए तो दोनों को ए सी में कर सकते हैं या दोनों को बी सी में कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे दोनों को ए सी में करते हैं तो बी सी और ए सी आपस में क्या इक्वल है, तो यहाँ पे ए सी को ए सी रहने दीजिए और बी सी की जगह ए सी पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ए सी स्क्वायर, यहाँ पे लिख दीजिए चूंकि बी सी इक्वल है ए सी का, तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2AC स्क्वायर। तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, ट्रायंगल ABC इज अ राइट ट्रायंगल राइट एंगल एट बी। कह रहा है कि ABC एक राइट ट्रायंगल है और राइट एंगल बी पे बना, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लीजिए। यहाँ पे बोला राइट एंगल बी पे है, तो बी यहाँ पे आ जाएगा, ए को यहाँ पे ले लेते हैं और सी को यहाँ पे ले लेते हैं। इसके बाद बोला इफ बी डी परपेंडिकुलर ए सी, बी डी है जो ए सी पे परपेंडिकुलर, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करना होगा, ये हो जाएगा बी डी, ये बी डी ए सी पे परपेंडिकुलर है। करा देन बीच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो चार ऑप्शन दे रखा है, बोल रहा कि कौन इसमें इनकरेक्ट है मतलब रॉन्ग है। तो देखिए बारी बारी से ऑप्शन को चेक करते हैं। ऑप्शन 1 में बोल रहा है ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर है ट्रायंगल सी ए बी का, तो यहाँ पे आपको देखना है कि ये जो नाम है जो अरेंज करके लिखा है कि नहीं। तो पहले यहाँ पे देखिए ए डी बी ये छोटा वाला ट्रायंगल और सी ए बी ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल, तो ये छोटा वाला ये पूरा बड़ा वाला ये तो सिमिलर होता है, ये तो पता है, और इसमें एंगल ए के इक्वल होता है क्योंकि दोनों के लिए ये कॉमन एंगल होता है। तो यहाँ पे देखिए एंगल ए के सामने कौन एंगल है, एंगल सी। क्या एंगल छोटा वाला का एंगल ए बड़ा वाला का एंगल सी के इक्वल होगा, एंगल ए के इक्वल होगा ना, क्योंकि दोनों ट्रायंगल के लिए एंगल ए कॉमन हो जाता है और यहाँ पे एंगल ए के सामने सी लिख रखा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। सेकंड में देखिए कह रहा है ट्रायंगल सी डी ए, अच्छा सी डी ए ये कोई ट्रायंगल बन रहा है, देखिए तो सी डी ए ये तो ट्रायंगल बन ही नहीं रहा, तो ये फिर सिमिलर कैसे होगा, ये तो ऑप्शन ही गलत है। सी में देखिए ट्रायंगल ए डी बी, तो यहाँ पे ए डी बी ये छोटा वाला ट्रायंगल है, सिमिलर ए डी सी, क्या ए डी सी ट्रायंगल है, ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, ये ट्रायंगल कहाँ है, तो फिर ये सिमिलर कैसे होगा, ये भी ऑप्शन गलत है। इसके बाद देखिए डी में कह रहा है ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी डी इंटू सी डी, ए डी स्क्वायर इसका स्क्वायर कहाँ होता है, जैसे इस ट्रायंगल में जैसे यहाँ पे आप पढ़ें कि यहाँ पे 90 डिग्री हो एक परपेंडिकुलर हो यहाँ पे, तो इसमें 3 गो स्क्वायर होता है, पहला होता है ए बी का स्क्वायर, यहाँ पे एक होता है ए बी का स्क्वायर, तो जब ए बी का स्क्वायर होगा तो यहाँ पे हो जाता है ए डी इंटू ए सी, तो ये हो जाएगा ए डी इंटू ए सी। इसके बाद एक होता है बी सी का स्क्वायर, तो यहाँ पे बी सी का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे हो जाता है सी डी इंटू ए सी। इस तरीके से यही होता है ना कि जब आप ए बी का स्क्वायर लीजिएगा तो ये वाला छोटा वाला लेना होगा और पूरा बड़ा वाला लेना होगा, जब आप बी सी का स्क्वायर लीजिएगा तो ये छोटा वाला लेना होगा और ये पूरा बड़ा वाला लेना होगा, और एक होता है बी डी का स्क्वायर, तो बी डी का स्क्वायर जब आप लीजिएगा तो एक ये छोटा वाला और एक ये छोटा वाला लेना होगा, तो ए डी इंटू सी डी ये होता है। अब इसमें देखिए कहीं पे ए डी का स्क्वायर है, तो फिर ए डी का स्क्वायर ही कहाँ से आ गया, ये भी ऑप्शन गलत हो, तो इसमें चारों ऑप्शन ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 59, इन ट्रायंगल ए बी सी इफ ए डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल है ए बी सी, ऐसे में बोल रहा है कि ए डी है जो एंगल ए का बाइसेक्टर है, तो यहाँ पे ए डी ड्रा करिए इस तरीके से, और बोला कि ए डी है जो एंगल ए को बाइसेक्ट करा, तो यहाँ पे एंगल ए को इंटरनली बाइसेक्ट करा, और आप पढ़ चुके हैं कि अगर ए डी एंगल ए को इंटरनली बाइसेक्ट करता तो यहाँ पे साइड का रेशियो क्या होता है, पहले यहाँ पे लिखिए चूंकि ए डी इज
बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो जब ए डी एंगल ए का बाइसेक्टर है तो यहाँ पे साइड का रेशियो होता है ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन सी डी। तो ये होता है ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन सी डी, यही होता है ना, ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन सी डी। ये चीज़ आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इसके बाद देखिए हमसे पूछा है इसके एरिया का रेशियो, ट्रायंगल ए बी डी ये वाला ट्रायंगल और ए सी डी ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो पूछा है। तो देखिए एरिया का रेशियो कैसे निकलेगा। यहाँ पे आप क्या करिए, एक अल्टीट्यूड ड्रा कर लीजिए। तो मान लीजिए इस तरीके से हम एक अल्टीट्यूड ड्रा कर लेते हैं, ये है 90 डिग्री। तो ये अल्टीट्यूड हो गया। अब आप ये ए बी डी का एरिया निकालिए, एरिया ऑफ ए बी डी। तो देखिएगा ट्रायंगल ए बी डी को ध्यान से, इसको हम बाहर कर लें, ये इस तरीके से है ए बी डी और यहाँ पे ये अल्टीट्यूड है ई, इस तरीके से है। अब बताइए जब ये अल्टीट्यूड है तो ये बेस हो जाएगा, तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 इंटू बी डी इंटू ए ही हो जाएगा। यहाँ पे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हो गया, तो बेस हो गया बी डी और हाइट हो गया ए ई। तो ये हो गया ए बी डी का एरिया। अब आप निकालिए ए सी डी का एरिया, ये वाला ट्रायंगल है ए सी डी। तो इसको भी बाहर कर लेते हैं पहले, ये इस तरीके से है, यहाँ पे डी है, ये सी है और ये है, और इस साइड को आगे बढ़ाइए इस तरीके से, तो यहाँ पे अल्टीट्यूड आ जाएगा, ये ई आ जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पे मान लीजिए कि ए बी सी एक ऑब्ट्यूस ट्रायंगल है, ठीक है। और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, तो जैसे आपको पता होना चाहिए कि पहले ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में अल्टीट्यूड कैसे ड्रा करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये साइड बी सी को इधर की ओर प्रोड्यूस किया जाता है और पॉइंट ए से एक अल्टीट्यूड ड्रा किया जाता है इस तरीके से, और यही होता है जो इस ट्रायंगल के लिए अल्टीट्यूड का काम करता है। इसका बेस हो जाएगा बी सी और अल्टीट्यूड हो जाता है ए ई, ठीक है। ये चीज़ आपको आना चाहिए समझ में। यह है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का एरिया। जैसे इसमें ये जो ट्रायंगल था तो ये था एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इसमें अल्टीट्यूड अंदर है, और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में अल्टीट्यूड बाहर रहता है, और राइट एंगल ट्रायंगल में तो अल्टीट्यूड यही एक ये साइड ही रहता है अल्टीट्यूड। तो आपको तीनों में समझना चाहिए, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में अल्टीट्यूड अंदर रहेगा, राइट एंगल ट्रायंगल में साइड ही होता है अल्टीट्यूड, और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में अल्टीट्यूड बाहर में रहता है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि ट्रायंगल ए डी ई, और ए डी ई में आप देख रहे हैं कि जो अल्टीट्यूड है वो बाहर में है ना, ट्रायंगल के क्या है बाहर में, मतलब ए डी ई है जो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होगा, और ये अल्टीट्यूड बाहर में, तो इसका बेस हो जाएगा डी सी और इसका अल्टीट्यूड हो जाएगा ए ई। तो यहाँ पे एरिया निकालिएगा, एरिया ऑफ ए डी सी, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू बेस हो जाएगा डी सी, तो डी सी और हाइट हो जाएगा ए ई, तो यहाँ पे हो जाएगा ए ई, इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे देखिए हमसे पूछा था एरिया ऑफ ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ए सी डी, यहीं से पूछा था। अब देखिए ए बी डी का एरिया ये वाला है, तो इसको यहाँ पे पुट करिए, तो 1/2 इंटू बी डी इंटू ए ई, और ए सी डी, तो ए सी डी ये वाला ट्रायंगल है, इसका एरिया ये वाला है, तो इसको यहाँ पे पुट करिए 1/2 इंटू डी सी इंटू ए ई। यहाँ देखिए 1/2 से 1/2 कटेगा और ए ई से ए ई कटेगा, तो यहाँ पे हो गया एरिया ऑफ ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ए सी डी इक्वल टू, यहाँ पे बच गया बी डी और नीचे में बच गया डी सी या सी डी, जो ही बोलिए। अब यहाँ पे देखिए बी डी अपॉन सी डी का वैल्यू कितना था, ए बी अपॉन ए सी था, तो इसके जगह पे आप पुट कर सकते हैं ए बी अपॉन ए सी, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। तो एरिया ऑफ ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ए सी डी इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी, तो यहाँ पे ये हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 60, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 60 सेम है क्वेश्चन नंबर 55 के जैसा, तो इसको आप खुद से कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 61, इन फिगर पी क्यू आर एस इज ए पैरेलोग्राम। यहाँ पर देखिए फिगर में करा पी क्यू आर एस, ये एक पैरेलोग्राम है। इसको और बोला इफ ए टी बराबर ए क्यू इक्वल टू 6, ए टी बराबर ए क्यू, ये दोनों साइड का लेंथ है 6, ए एस इक्वल टू 3, यहाँ पे देखिए ए एस इसका लेंथ दे रखा है 3, एंड टी एस इक्वल टू 4, यहाँ पे देखिए टी एस ये वाला साइड 4 दे रखा है। देन एक्स और वाई का वैल्यू हमसे पूछा है, तो यहाँ पे देखिए
ये दोनों ट्रायंगल में, यही दोनों ट्रायंगल में एक्स वाई आ रहा है, तो यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल को आपको पहले सिमिलर करना होगा। तो यहाँ से चलिए, इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ये इधर ले लीजिए ए एस टी, ट्रायंगल ए एस टी। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करा, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपको पता है ना कि पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड होता है वो पैरेलल होता है। तो यहाँ पे इस लाइन को देखिएगा, पी क्यू और एस आर, ये दोनों लाइन क्या होगा, आपस में पैरेलल होगा। इसको आगे की ओर बढ़ाइएगा तो होगा ना पैरेलल, ये दोनों आपस में। और ये जो लाइन आपको देख रहा है ये वाला, ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा। तो जब ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट से इक्वल हो जाएगा। और जब ये पी एस लाइन यदि ट्रांसवर्सल का काम करेगा तो एंगल P और एंगल S ये भी इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट से। और जब ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट से। तो यहाँ पे लिखिए एंगल A इक्वल है एंगल A का, ये तो वर्टिकली हो गया। इसके बाद एंगल P इक्वल है एंगल S का, तो P हो गया S का, और एंगल Q इक्वल है T का, तो एंगल Q हो गया एंगल T का, और ये दोनों हो गया अल्टरनेट। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सो ट्रायंगल ए पी क्यू सिमिलर है ट्रायंगल, यहाँ से अरेंज करिएगा ए पी क्यू, तो इधर हो जाएगा ए एस टी, ट्रायंगल ए एस टी बाई ए सिमिलरिटी, इस तरीके से। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ए पी का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन होगा, ए एस, तो यहाँ से हो जाएगा ए पी अपॉन ए एस। और यहाँ पे आप देखिएगा कि कौन कौन साइड आपको लेना है। तो अगर आप इस ट्रायंगल को देख रहे हैं तो यहाँ पे तीनों से एक्स वाई तो आपको निकालना ही है, और एक इसका साइड का वैल्यू भी दे रखा है, तो तीनों साइड आपको लेना होगा। तो यहाँ से तीनों लीजिए, और एक बार लीजिए पी क्यू, तो पी क्यू का कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा एस टी, तो इसका रेशियो हो गया पी क्यू अपॉन एस टी। और एक हो गया ए क्यू, और ए क्यू का कॉरेस्पॉन्डिंग ए टी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए क्यू अपॉन ए टी। इसके बाद वैल्यू पुट करिए, तो ए पी का वैल्यू है एक्स, तो यहाँ पे आ गया एक्स, और ए एस, तो यहाँ से देखिए ए एस का वैल्यू है 3, तो यहाँ पे आएगा 3। इसके बाद है पी क्यू, तो पी क्यू का वैल्यू है बाई, तो यहाँ पे आ जाएगा बाई, और एस टी, तो एस टी का वैल्यू है 4, तो यहाँ पे आएगा 4। इसके बाद है ए क्यू, तो ए क्यू यहाँ पे देखिए 6 है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, और ए टी, तो ये भी 6 है, तो ये भी 6 हो जाएगा। इसको कट कर दीजिए 1 बार में। अब यहाँ पे हो जाएगा x अपॉन 3 इक्वल टू बाई अपॉन 4 इक्वल टू 1। अब आप क्या करिए कि एक बार ये फर्स्ट लास्ट को कंपेयर करिए और एक बार सेकंड लास्ट को कंपेयर करिए, तो बारी बारी से दोनों को कंपेयर करिए। तो पहले फर्स्ट लास्ट को, तो x अपॉन 3 इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो x बराबर 3 हो जाएगा। एक बार सेकंड लास्ट को कंपेयर करिए, तो बाई अपॉन 4 इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो यहाँ से क्रॉस करिएगा तो बाई का वैल्यू 4 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 3 और बाई का वैल्यू 4, तो यहाँ से ऑप्शन में देखिए ये ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 62, इन फिगर इफ ए पी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे देखिए ए पी का वैल्यू दे रखा है 3, ए आर इक्वल टू 4.5, ये बीच वाला ए आर का वैल्यू है 4.5, ए क्यू इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो ये वाला हो जाएगा 6, ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये पूरा 5 दे रखा है बड़ा वाला, ए सी 10 दे रखा है, इधर पूरा बड़ा वाला 10 दे रखा है। तो बोल रहा है देन ए डी इज इक्वल टू, ये देखिए ए डी का वैल्यू निकालना है, ये बीच वाला साइड, तो ये 5 ये 3, तो ये हो जाएगा 2, ये 10 में से 6 घटाई तो ये हो जाएगा 4। इसके बाद यहाँ पे देखिए इसका रेशियो निकाल लेते हैं, ए पी और पी बी, ये दोनों साइड का रेशियो निकालिए, तो इसका रेशियो हो जाएगा ए पी अपॉन पी बी, और इसका वैल्यू है 3/2। इधर ये दोनों साइड का रेशियो निकालिए, ए क्यू और क्यू सी का, तो यहाँ से हो जाएगा इसका रेशियो ए क्यू अपॉन क्यू सी, इसका वैल्यू है 6/4। ये काटिए 2 से 3 बार में, 2 से 2 बार में, तो ये हो जाएगा 3/2। मान लेते हैं एक इक्वेशन 1 और एक इक्वेशन 2। तो यहाँ पे आप इक्वेशन 1 और 2 को देखिए कि दोनों का RHS क्या इक्वल है, तो जब RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, इस तरीके से। अब यहाँ पे फिगर में देखिए ए पी अपॉन पी बी इक्वल है ए क्यू अपॉन क्यू सी, आप याद करिए थेल्स थ्योरम, ये उसी का रेशियो है ना, ए पी अपॉन पी बी इक्वल है ए क्यू अपॉन क्यू सी।
तो यहाँ पे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से बोल सकते हैं कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएगा। जब रेशियो प्रोपोर्शनली डिवाइड हो रहा है तो ये लाइन क्या होगा, आपस में पैरेलल होगा बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो यहाँ पे हो जाएगा सो पी क्यू पैरेलल बी सी बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ये इसको बीपीटी भी लिख सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब देखिए जब ये दोनों लाइन पैरेलल हो गया तो यहाँ से आप इस ट्रायंगल में आइए, ये वाला ट्रायंगल, या तो इस तरफ आइए या तो उस तरफ जाइए। तो इस तरफ आते हैं तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि ये पी आर और ये बी डी, ये दोनों लाइन भी आपस में पैरेलल होगा। जब ये पूरा बड़ा वाला लाइन आपस में पैरेलल है तो ये आधा भी तो आपस में पैरेलल नहीं होगा ना। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं सो पी आर इज ऑल्सो पैरेलल टू बी डी। इतना तो आपको आ रहा है समझ में। अब पी आर पैरेलल बी डी किस में है, इस ट्रायंगल में है, ए बी डी में है। तो यहाँ से इसके साइड का रेशियो लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा ए पी अपॉन पी बी, इधर हो जाएगा ए आर अपॉन आर डी। तो यहाँ से रेशियो हो जाएगा ए पी अपॉन पी बी, आउट साइड हो जाएगा ए आर अपॉन आर डी। और ये पैरेलल आ रहा है ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी इस तरीके से। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए, तो ए पी का वैल्यू है 3 और पी बी का वैल्यू है 2, ए आर का वैल्यू है 4.5 और आर डी या डी आर ये तो आपको पता नहीं है, तो यहाँ पे रहने दीजिए। और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3dr इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो 9 आएगा, तो ये कटेगा 3 बार में। तो यहाँ से dr का वैल्यू आ गया 3। तो ये देखिए dr ये वाला आ गया 3। हमसे पूछा था ad का वैल्यू, तो ad का वैल्यू नहीं निकलेगा, दोनों को ऐड करना होगा, 4.5 को और 3 को। तो ये हो जाएगा 4.5 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 7.5। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 63, इन फिगर एंगल पी क्यू आर इक्वल एंगल पी आर एस। यहाँ पे फिगर में देखिए करा पी क्यू आर ये वाला एंगल इक्वल है पी आर एस के ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। करा इफ पी आर 8, तो यहाँ पे देखिए पी आर ये वाला साइड दे रखा 8 सेंटीमीटर, पी एस 4 सेंटीमीटर, तो ये वाला दे रखा 4 सेंटीमीटर। देन पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, ये पूरा बड़ा वाला का लेंथ हमसे पूछा है। तो ये देखिए पी क्यू कौन ट्रायंगल में आएगा, ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल में आएगा, और ये दोनों जो साइड दे रखा है ये छोटा वाला ट्रायंगल में आएगा। तो आपको इस ट्रायंगल और ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल को सिमिलर करना होगा। तो यहाँ पे चलिए इन ट्रायंगल पी आर एस, तो पी आर एस ये हो गया छोटा वाला और पी आर क्यू पूरा बड़ा वाला, तो एंड ट्रायंगल पी आर क्यू, तो दोनों को सिमिलर करिए। यहाँ पे आपको पता चला कि दोनों ट्रायंगल का डिसाइड कैसे हुआ, जैसे ये जो 4 सेंटीमीटर साइड है तो ये किस में है, छोटा वाला में है, तो ये ट्रायंगल लेना होगा। और आपको निकालना था पी क्यू, और पी क्यू देखिए यहाँ पे पी क्यू ये पूरा बड़ा वाला साइड है, तो ये कौन ट्रायंगल में आएगा, पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल। तो इसका ये छोटा वाला और पूरा बड़ा वाला दोनों को सिमिलर करना होगा। तो यहाँ पे पहले देखिए ये एंगल पी जो है ये छोटा वाला के लिए भी है और पूरा बड़ा वाला के लिए भी है, तो यहाँ पे एंगल पी कॉमन हो जाएगा, तो एंगल पी इक्वल हो गया एंगल पी का, ये हो गया कॉमन। इसके बाद देखिए छोटा वाला ट्रायंगल का एंगल आर और बड़ा वाला ट्रायंगल का एंगल क्यू आपस में इक्वल है, ये तो दे रखा था। तो यहाँ से एंगल आर इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू का, ये दे रखा है। सो ट्रायंगल पी आर एस सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल, यहाँ पे अरेंज करिएगा पी आर एस, तो ये हो जाएगा पी के सामने आर के सामने क्यू, और एक बच गया कौन पी क्यू, तो एक बच गया आर, तो यहाँ पे आ जाएगा आर बाई ए सिमिलरिटी। और जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुआ तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा। अब यदि आप छोटा वाला ट्रायंगल को देखिए पी आर एस को, तो यहाँ पे आपको दो साइड का वैल्यू दे रखा है, एक पी एस और एक पी आर, तो यही दोनों साइड आपको लेना है। तो यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए एक पी आर और एक पी एस, इस तरीके से अंडरलाइन कर लीजिए। अब यहाँ से देखिए पी आर, तो पी आर का कॉरेस्पॉन्डिंग इसमें कौन है, पी क्यू होगा, और इसका रेशियो हो जाएगा पी आर अपॉन पी क्यू। इसके बाद एक है पी एस, और पी एस का कॉरेस्पॉन्डिंग इसमें कौन है, पी आर होगा, इसका रेशियो हो जाएगा पी एस अपॉन पी आर। यहाँ से वैल्यू पुट करिए, तो पी आर का वैल्यू 8, तो यहाँ पे आएगा 8, पी क्यू तो आपको निकालना है, तो यहाँ पे पी क्यू ही रहेगा, और पी एस का वैल्यू 4 है और पी आर का वैल्यू 8 है, तो यहाँ पे तो 8 ही आएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको कट करिए 2 बार में और क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो यह आ जाएगा पी क्यू इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 64, इफ ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल एक्स वाई जेड। देखिए एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, एक है एक्स वाई जेड, और दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है।
तो जब दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो पी क्यू का कॉरस्पॉन्डिंग एक्स बाई क्यू आर का बाई जेड और पी आर का कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा एक्स जेड। इस तरीके से बोला एक्स बाई 4 है तो यहाँ से देखिए एक्स बाई की जगह 4 पुट करिए, बाई जेड है 4.5 तो ये वाला साइड हो जाएगा 4.5 एंड जेड एक्स ये दे रखा है 6.5 तो ये हो गया 6.5 एंड पी क्यू इक्वल टू 8 सेंटीमीटर तो ये हो गया पी क्यू 8 सेंटीमीटर। करा देन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, तो पी क्यू आर ट्रायंगल का पेरीमीटर बताइए। यहाँ पे देखिए जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका साइड निकाल लीजिए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 4 है और ये 8 है, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग है तो ये 4 में कितना से मल्टीप्लाई करेगा तो 8 आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तभी ना 8 आएगा। तो इस ट्रायंगल के सारे साइड में 2 से मल्टीप्लाई करिए। तो यहाँ से देखिए ये दोनों आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है तो 4.5 में 2 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 9। उसी प्रकार ये दोनों आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है ये साइड वाला तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करिए तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 13 तो ये वाला हो जाएगा 13। इसको बोला था पेरीमीटर तो ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 8 + 9 + 13 तो यहाँ पे ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा 30 तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। और यदि आपको डिटेल में बनाना है तो एक बार आप क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन है, उसमें 3 तरीका बताएं तो आप वहां से डिटेल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, कंसीडर द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट अबाउट अ ट्रायंगल ABC विद साइड लेंथ M, N एंड R। करा के नीचे 3 स्टेटमेंट दे रखा है एक ट्रायंगल ABC के बारे में और उसके साइड का लेंथ है M, N एंड R। जैसे यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रा कर लीजिए, ये ट्रायंगल है ABC और इसके साइड का लेंथ है M, N एंड R। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये साइड M है, ये N है और ये R है, इस तरीके से है। और यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट 1 पढ़िए, कह रहा है ABC इज अ राइट ट्रायंगल प्रोवाइडेड दैट n² - m² इक्वल टू R²। कह रहा है कि यदि ये वाला कंडीशन हो तो क्या ट्रायंगल ABC है जो कि राइट ट्रायंगल होगा। यहाँ पे कंडीशन दे रखा है n² - m² इक्वल टू R²। बोला है कि अब बताइए कि क्या ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो यहाँ पे आप क्या करिए कि m² को पहले उधर भेजिए तो ये हो जाएगा n² इक्वल टू R² और ये m² नेगेटिव तो इधर आके हो जाएगा पॉजिटिव, यानी n² इक्वल टू हो जाएगा R² प्लस m²। और आपको पता है कि यदि किसी ट्रायंगल में किसी एक साइड का स्क्वायर रिमेनिंग 2 साइड के स्क्वायर के सम का इक्वल हो तो वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता है और फर्स्ट साइड के सामने का एंगल होता है वो भी 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देखिए कि n का स्क्वायर ये वाला साइड है, n का स्क्वायर इक्वल है रिमेनिंग 2 साइड के स्क्वायर के सम का। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ये वाला जो एंगल B है वो हो जाएगा 90 डिग्री। और जैसे ही ये 90 डिग्री हुआ मतलब ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC है जो राइट एंगल ट्रायंगल है। मतलब स्टेटमेंट 1 जो हो रहा है वो है ट्रू है। ट्रू कैसे हो रहा है आपको आ रहा है समझ में। आप याद रखिएगा कि अगर किसी ट्रायंगल में किसी एक साइड का स्क्वायर रिमेनिंग 2 साइड के स्क्वायर के सम का इक्वल हो तो फर्स्ट साइड के सामने का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे वही चीज है ना, n² इक्वल है रिमेनिंग 2 साइड कौन बचा है, एक R और एक M, इसके स्क्वायर के सम का। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे n के सामने जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा तो ये ट्रायंगल हो गया राइट एंगल। अब यहाँ पे देखिए जब 90 डिग्री हो गया तो 90 डिग्री के सामने ये होगा हाइपोटेनस और एक होगा परपेंडिकुलर, एक होगा बेस। और आपको ये भी पता है कि जो हाइपोटेनस का लेंथ होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि जो n का वैल्यू होगा वो R से बड़ा होगा और जो n का वैल्यू होगा वो m से भी बड़ा होगा, मतलब दोनों से बड़ा होगा n का वैल्यू। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है। इसके बाद देखिए स्टेटमेंट 2, करा ट्रायंगल्स विद साइड्स लेंथ m+2 n+2 एंड r+2 इज अ राइट ट्रायंगल। यहाँ पे कह रहा है देखिए यहाँ पे सभी साइड में 2 ऐड कर दिया है तो कह रहा है कि 2 ऐड करने के बाद भी वो ट्रायंगल राइट एंगल बनेगा। तो जैसे आप यहाँ पे क्या करिए इसको इस तरीके से चेक करिए। जैसे ये ट्रायंगल था ABC, ये था M, N और R था और सारे में 2-2 ऐड कर दिया है इस तरीके से। अब हो रहा है कि अब बताइए कि क्या ट्रायंगल ABC है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आप इसको कैसे चेक करिएगा, जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है इस तरीके का राइट एंगल ABC। जैसे यहाँ पे ये ट्रायंगल क्या था, राइट एंगल ट्रायंगल था ना, ये तो आपको पता चल गया था ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसके साइड में सभी साइड में 2-2 ऐड कर दिया तो यहाँ पे बोल रहा है कि क्या ये भी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा। यहाँ पे 90 था। तो देखिए इसको कैसे चेक करते हैं। जैसे एक पाइथागोरस ट्रिपलेट आप कोई भी ले लीजिए छोटा सा, जैसे आपको पता है ना कि एक पाइथागोरस ट्रिपलेट 3, 4, 5 होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये साइड 3 है, ये साइड 4 है तो ये हो जाएगा 5।
बाय पाइथागोरस थ्योरम, और ये कैसे लिए हैं 3 4 बाय पाइथागोरस ट्रिपलेट से। तो और आप किसी पे भी ले सकते हैं, जैसे एक और होता है 6 8 10, तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। 7 24 25, तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप छोटा वाला का यूज करिए ताकि कैलकुलेशन आसानी हो, तो इसका यूज करते हैं 3 4 5। अब यहाँ पे बोला था कि सारे साइड में 2 2 ऐड कर दिया, तो यहाँ पे भी सारे साइड में आप 2 2 ऐड कर दीजिए। तो जब सभी साइड में 2 2 ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5। यहाँ पे ए बी सी है। अब आपको चेक करना है कि क्या ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49, और यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36, और 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पे ऐड करके देखिए LHS RHS इक्वल आ रहा है कि नहीं। ये हो जाएगा 11 और 3 + 2 5 6। यहाँ पे देखिए ये आ गया 61। क्या LHS RHS इक्वल है? बिल्कुल नहीं। तो यदि आप 2 2 ऐड कर दीजिएगा साइड में, तो वो जो नया ट्रेंगल बनेगा वो राइट एंगल ट्रेंगल नहीं बनेगा। जबकि यहाँ पे बोला था कि क्या 2 2 ऐड करने पे ट्रेंगल राइट एंगल ट्रेंगल होगा, तो नहीं होगा। यह स्टेटमेंट सेकेंड रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद देखिए स्टेटमेंट 3, इसमें करा ट्रायंगल विद साइड्स 2m × 2m, 2n एंड 2r इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें साइड में 2 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बोल रहा है कि ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल का साइड होगा। जैसे ट्रायंगल ABC था और यहाँ पे था 90 डिग्री, ये था M N और ये R था। इसमें क्या किया कि सभी साइड में 2 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बोल रहा है कि अब बताइए ट्रायंगल बना वो राइट एंगल ट्रायंगल बना या नहीं। तो यहाँ पे भी आप इसको इसी तरीके से चेक करिए। जैसे ABC है, मान लेते हैं ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, अब इसमें आप 2 2 से मल्टीप्लाई करिए सभी साइड में। तो जब सभी साइड में 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये इस तरीके से होगा। ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 4 × 2 8। अब यहाँ पे चेक करिएगा क्या ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखिए AC का स्क्वायर तो 10 का स्क्वायर 100 इक्वल होना चाहिए रिमेनिंग 2 साइड के स्क्वायर के सम का। तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो ये हो जाएगा 100 इक्वल टू, यहाँ पे ये दोनों को ऐड करें तो ये भी हो जाएगा 100। यहाँ पे देखिए ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब LHS RHS इक्वल है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहाँ से आप एक बार फिर से देख लीजिए, स्टेटमेंट 1 ट्रू आया था, इसमें n का जो वैल्यू है वो R और M दोनों से ग्रेटर देन आया है। स्टेटमेंट 2 रॉन्ग आया है और स्टेटमेंट 3 भी ट्रू आया है। अब यहाँ पे देखिए बारी बारी ऑप्शन से इसको चेक करिए। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 ट्रू था तो ये हो गया ट्रू, स्टेटमेंट 2 फॉल्स था तो ये हो गया फॉल्स, स्टेटमेंट 3 ट्रू था तो ये हो गया ट्रू। अब यहाँ पे ऑप्शन ए को देखिए, करा स्टेटमेंट 1 वुड बी करेक्ट इफ n ग्रेटर देन m एंड n ग्रेटर देन r। करा क्या स्टेटमेंट 1 सही है यदि n है जो m से बड़ा हो और n है जो r से भी बड़ा हो। तो इसमें देखिए n है जो r से बड़ा था, n है जो m से भी बड़ा, तो ये बिल्कुल सही लिखा है। उसके बाद बोल रहा है कि एंड स्टेटमेंट 2 वुड बी करेक्ट इफ ट्रायंगल ABC इज अ राइट ट्रायंगल। यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट 2 वुड बी करेक्ट कैसे हो गया, स्टेटमेंट 2 तो रॉन्ग है ना, स्टेटमेंट 2 तो रॉन्ग है, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी को चेक करिए, इसमें कह रहा है स्टेटमेंट 1 वुड बी करेक्ट इफ r ग्रेटर देन m एंड r ग्रेटर देन n। तो r का वैल्यू m से बड़ा है, r का वैल्यू m से बड़ा है, मे भी पॉसिबल r का वैल्यू m से बड़ा हो सकता है, इसमें कोई ये नहीं है। ठीक है, r का वैल्यू m से बड़ा हो सकता है। और एक बोला था कि r का वैल्यू n से बड़ा है, r का वैल्यू n से, अच्छा n से तो बड़ा कभी हो नहीं सकता है क्योंकि ये n हाइपोटेनस है ना, ये r का वैल्यू हाइपोटेनस से बड़ा कैसे होगा, जब भी रहेगा तो r का वैल्यू n से छोटा रहेगा। ठीक है, तो ये जो लिख दिया r ग्रेटर देन m वो गलत लिख दिया है, तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसके बाद देखिए ऑप्शन सी को, इसमें कह रहा स्टेटमेंट 1 वुड बी करेक्ट इफ n ग्रेटर देन m। यहाँ पे देखिए n ग्रेटर देन m, तो ये सही है। n ग्रेटर देन r, तो n ग्रेटर देन r ये भी सही है। एंड स्टेटमेंट 3 वुड बी करेक्ट इफ ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल। करा कि स्टेटमेंट 3 सही है और ट्रायंगल ABC है जो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 3 सही हुआ था, ये जो साइड वाला जो ट्रायंगल आया था वो राइट एंगल आया था, तो स्टेटमेंट सी हो जाएगा ट्रू। इसके बाद एक ऑप्शन, ये ऑप्शन सी हो जाएगा ट्रू। ऑप्शन डी को चेक कर लीजिए, इसमें बोल रहा है कि स्टेटमेंट 1 वुड बी करेक्ट इफ r ग्रेटर देन m। यहाँ से फिगर में देखिए r ग्रेटर देन m, तो ये सही हो सकता है। एंड r ग्रेटर देन n,
अब आर का वैल्यू एन से कैसे बड़ा होगा, एन तो हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस से बड़ा कैसे हो सकता है आर, नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द ट्रायंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर। कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है। यहाँ पे नीचे देखिए 4 स्टेटमेंट दे रखा, वो रखा है कि ट्रायंगल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। इस फिगर में जो ट्रायंगल बना है उस ट्रायंगल के बारे में बोल रहा है। तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट 1 ऑप्शन ए जिसको है, यहाँ पे बोल रहा है ऑप्शन ए में ट्रायंगल AOB सिमिलर ट्रायंगल DOC। यहाँ पे फिगर में देखिएगा AOB और DOC ये दोनों ट्रायंगल का बात किया है, और यहाँ पे कंडीशन लिखा है सिमिलर क्यों है जो, तो AO बाई DO का मतलब AO का कोरस्पोंडिंग है DO, तो यहाँ पे देखिए AO का कोरस्पोंडिंग है DO ये वाला साइड, इक्वल है BO बाई CO का, तो ये हो गया BO का कोरस्पोंडिंग CO, मतलब ये दोनों साइड आपस में कोरस्पोंडिंग और ये दोनों साइड आपस में कोरस्पोंडिंग, तो क्या ये ट्रायंगल सिमिलर होगा। तो यहाँ पे पहले दोनों साइड का रेशियो देख लेते हैं कि सेम आ रहा है कि नहीं। तो AO का वैल्यू कितना है, AO का वैल्यू है 1.6, यहाँ पुट करिए 1.6। DO तो DO का वैल्यू है 0.8, तो ये हो गया 0.8। BO तो ये 4.8। इसके बाद देखिए CO तो CO है 2.4, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.4। डेसिमल से डेसिमल कटेगा, इधर भी डेसिमल से डेसिमल कटेगा, 8 से कटेगा 2 बार में, 24 से भी कटेगा 2 बार में, तो यहाँ पे 2 इक्वल टू 2, मतलब रेशियो इक्वल आ रहा है। अच्छा आप बताइए क्या दो साइड का रेशियो सिर्फ इक्वल आने से ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। यहाँ पे ये दोनों साइड के बीच का जो इंक्लूडेड एंगल है, ये एंगल भी तो आपस में इक्वल होना चाहिए ना, तभी ना ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा SAS से। यहाँ पे SAS से कभी ट्रायंगल सिमिलर हो सकता है, कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 गलत हो जाएगा, मतलब ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिमिलरिटी के लिए SAS चाहिए, यहाँ पे एंगल के बारे में लिखा ही नहीं है। अब ऑप्शन बी को देखिए, करा ट्रायंगल AOB सिमिलर ट्रायंगल DOC, इसी ट्रायंगल के बारे में बोला है AOB और DOC, ये सिमिलर है क्योंकि एंगल AOB इक्वल है एंगल DOC का। यहाँ देखिए एंगल AOB इक्वल है एंगल DOC का, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। कम से कम 2 एंगल चाहिए ना, इसको सिमिलरिटी के लिए कम से कम 2 एंगल, जैसे AA सिमिलरिटी जो होता है, यहाँ पे एक ही एंगल दिया है, तो एक के एंगल से ट्रायंगल सिमिलर कैसे होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी हो गया गलत। अब देखिए ऑप्शन सी को, करा ट्रायंगल AOB सिमिलर ट्रायंगल DOC, AOB और DOC यही दोनों ट्रायंगल का बात किया है, बिकॉज यहाँ पे AO बाई DO इक्वल टू BO बाई CO, वही वाला साइड लिया है AO बाई DO और BO बाई CO, तो ठीक है साइड का तो रेशियो ठीक लिया है। अब जब ये दोनों साइड लिया है तो इसके बीच ये वाला एंगल भी आना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए एंगल BAO ये वाला एंगल वाले लिया है, और CDO ये वाला एंगल। अब जब साइड आप ये दोनों लिए हैं तो इसके बीच का एंगल ये वाला लीजिएगा ना, ये एंगल कहाँ से आ जाएगा, इंक्लूड एंगल होता है ना दोनों साइड के बीच का, तो यहाँ पे एंगल O लेना चाहिए था, जबकि एंगल ये वाला ले लिया, इधर E वाला ले लिया 70 डिग्री वाला, इधर D ले लिया, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी को देखिए, करा ट्रायंगल AOB सिमिलर ट्रायंगल DOC इफ AO बाई DO इक्वल टू BO बाई CO, ये तो वही साइड का रेशियो है। और यहाँ पे एंगल देखिए एंगल AOB और DOC, AOB तो ये वाला एंगल और DOC ये वाला एंगल, हाँ तो यहाँ पे जाकर सही लिया, तो ऑप्शन डी हो जाएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 67, which of the following statements help in proving triangle ABO is similar to triangle DOC। AOB ये वाला ट्रायंगल और DOC ये वाला ट्रायंगल, यहाँ पे देखिए 2 ट्रायंगल आपको दिख रहा है ABO ये वाला और DOC ये वाला। करा कि यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है, नीचे 2 स्टेटमेंट दे रखा है, वो रखा है कि कौन सा स्टेटमेंट ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ से देखिए पहला में दे रखा एंगल B इक्वल टू 70 डिग्री स्टेटमेंट 1 में, तो एंगल B दे रखा है 70, ये वाला एंगल है 70 डिग्री। अब बताइए जैसे मान लीजिए अभी स्टेटमेंट 2 अब मत पढ़िए, केवल स्टेटमेंट 1 को देखिए। स्टेटमेंट 1 में एंगल B है 70 डिग्री, तो जब एंगल B हो गया 70 डिग्री, यहाँ पे देखिए ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करा, तो ये 60 है तो ये भी 60 होगा बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल, इतना तो आप कन्फर्म है, ये 60 तो ये भी 60। अब बताइए सिर्फ स्टेटमेंट 1 का वैल्यू अगर दे रखा हो कि एंगल B है 70 डिग्री, तो क्या आप ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर पाइएगा। देखिए तो यहाँ पे करके ये एंगल के इक्वल हो गया, और बाकी एक एंगल किसके इक्वल होगा, ये आप कैसे बताइएगा कि एंगल B है जो C के इक्वल होगा या फिर एंगल A एंगल D के इक्वल होगा,
ये भी नहीं ना बोल सकते हैं। अगर सिर्फ आपको बोल दे कि एंगल बी इक्वल टू 70 डिग्री है तो आप इसको सिमिलर कैसे प्रूव करिएगा? एक एंगल तो आप इक्वल ले आइएगा, ये वर्टिकली से इक्वल हो गया, बाकी एक एंगल और आप कैसे इक्वल लाइएगा? यहाँ पे एंगल बी सी के इक्वल होगा कि डी के इक्वल होगा, ये कैसे पता चलेगा? आपको नहीं पता चलेगा अगर केवल स्टेटमेंट 1 का वैल्यू दे रखे तब। अब देखिए स्टेटमेंट 2 का वैल्यू, तो स्टेटमेंट 2 में है एंगल सी इक्वल टू 70, एंगल सी ये वाला दे रखा है 70 डिग्री। अब सपोज करिए, मान लीजिए स्टेटमेंट 1 मत पढ़िए, ठीक है, और स्टेटमेंट 2 को सिर्फ देखिए। स्टेटमेंट 2 में दे रखा है एंगल सी का वैल्यू है 70 डिग्री। तो अब ये दोनों ट्रायंगल को क्या आप सिमिलर कर पाइएगा? जैसे यहाँ पे एक एंगल तो आप इक्वल ले आइएगा, ये दोनों एंगल वर्टिकली से इक्वल हो गया, बाकी एक एंगल इसका एंगल सी किसके इक्वल होगा? बी के या ए के? ये तो अभी आपको पता नहीं है। सिर्फ अगर स्टेटमेंट 2 का वैल्यू दे दे कि एंगल सी है 70 डिग्री, तो फिर कैसे सिमिलर कर पाइएगा? नहीं ना कर पाइएगा। एंगल सी किसके इक्वल होगा? बी के या ए के? अभी तो नहीं कुछ कर पाइएगा, तब भी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं हो पाएगा। मतलब या तो केवल स्टेटमेंट 1 या तो केवल स्टेटमेंट 2 किसी एक का वैल्यू अकेले दे देगा, तब आप इसको सिमिलर नहीं कर पाइएगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब कि आपको दोनों स्टेटमेंट को लेना होगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 में है एंगल बी का वैल्यू 70 डिग्री, तो ये दे रखा था 70 डिग्री। और स्टेटमेंट 1 में दे रखा था एंगल बी है 70 डिग्री, और स्टेटमेंट 2 में दे रखा था एंगल सी है 70 डिग्री। अब यहाँ से ऑप्शन को पढ़िए। ऑप्शन ए में बोला स्टेटमेंट 1 एलोन टू सफिशिएंट बट स्टेटमेंट 2 एलोन इज नॉट सफिशिएंट। करेक्ट, क्या स्टेटमेंट 1 अकेले सफिशिएंट है इसको सिमिलर करने के लिए? अभी आप देखे थे कि स्टेटमेंट 1 का वैल्यू अकेले दे रखेगा तो क्या इसको आप सिमिलर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में बोला है कि स्टेटमेंट 2 एलोन इज सफिशिएंट बट स्टेटमेंट 1 एलोन इज नॉट सफिशिएंट। इसमें बोल रहा है कि क्या स्टेटमेंट 2 अकेले सफिशिएंट है इसको सिमिलर करने के लिए? तो आप इसको भी चेक किए थे कि केवल स्टेटमेंट 2 का ही वैल्यू दे दे तब भी आप इसको सिमिलर नहीं कर पा रहे थे, तो ये भी अकेले सफिशिएंट नहीं है। सी में कह रहा है कि ईच स्टेटमेंट एलोन इज सफिशिएंट, कह रहा है कि प्रत्येक स्टेटमेंट अकेले मतलब अलग अलग सिमिलर करने के लिए सफिशिएंट है। तो यहाँ अभी आप चेक किए ना दोनों को अलग अलग, ना तो स्टेटमेंट 1 इसको सिमिलर प्रूव कर सका, ना ही स्टेटमेंट 2 इसको सिमिलर प्रूव कर सका अकेले। तो यहाँ पे ईच स्टेटमेंट एलोन इज नॉट सफिशिएंट, ये भी गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट डी पढ़िए। इसमें कह रहा है कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 टुगेदर आर सफिशिएंट, कह रहा है कि स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों एक साथ सफिशिएंट है, तो ये बिल्कुल सही लिखा। अगर दोनों स्टेटमेंट दे रखे तो दोनों एक साथ सफिशिएंट है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, एंगल बी हो जाएगा सी के इक्वल और ये हो जाएगा इसके इक्वल, और यहाँ पे रिमेनिंग एंगल के इक्वल हो जाएगा, तो ट्रायंगल ये सिमिलर हो जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज लिखा है कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 टुगेदर आर सफिशिएंट बट नाइदर एलोन इज सफिशिएंट। तो कहता है दोनों एक साथ सफिशिएंट है बट अकेले सफिशिएंट नहीं है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ट्रू है। यहाँ पे बुक में सुधार लीजिएगा, बुक में ऑप्शन सी रखा है बट ये होगा ऑप्शन डी।